आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 रासायनिक बंध। रासायनिक बंध। देखिए, रासायनिक बंध के बारे में पढ़ने से पहले अपन समझते हैं कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, पदार्थ इनमें जैसे भी मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, तो पदार्थ किस अवस्था में हो सकते हैं? ठोस अवस्था में हो सकते हैं। पदार्थ और किस अवस्था में हो सकता है? द्रव्य अवस्था में हो सकता है। और पदार्थ किस अवस्था में हो सकता है? गैसीय अवस्था में हो सकता है, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल अपन समझे यदि, तो जैसे मैंने एक बीकर में पानी लिया, तो पानी किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में, ठीक है। फिर यदि इसको मैंने ठंडा किया तो ये किस में हो गया? ठोस अवस्था में, बर्फ में हो गया, ठीक है। और यदि मैं बात करूं, यदि पानी को मैंने गर्म किया तो ये गैसीय अवस्था में यानी कि भाप में बना। तो ये जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो पदार्थ यदि बात की जाए, जैसे पानी की बात कर ली जाए या किसी भी पदार्थ की बात की जाए, तो ये पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? ये पदार्थ मिलकर बने होते हैं तत्वों से। किससे मिलकर बने होते हैं? तत्व से। जैसे हमने पानी की बात की थी, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो यहाँ यदि अपन बात करें, मैंने बोला कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ये क्या है? ठोस है। यदि अपन एक पानी ले बीकर में, तो ये किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। अब इस पानी को यदि मैंने गर्म कर दिया तो ये गैसीय अवस्था में बदल गया, लेकिन इसका फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा। और यदि मैंने इसको ठंडा भी कर दिया तो भी इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। यानी कि मैं बात करता हूँ, पदार्थ किसी भी अवस्था में पाया जाए, पदार्थ किसी भी अवस्था में पाया जाए, वो किससे मिलकर बना होगा? तत्वों से मिलकर बना होगा। वो किससे मिलकर बना होगा? तत्वों से, एलिमेंट से मिलकर बना होगा। तो एलिमेंट से मिलकर बन रहा है, तो वो एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? वो एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, उसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। जिससे अपन बात करते हैं H2O की, H2O की, पानी की बात करते हैं। तो यहाँ H2O में कौन कौन से तत्व हैं? तत्वों का नाम देखें तो ये जो H है, ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये क्या है? हाइड्रोजन। और यदि अपन बात करें O की बात करें, तो ये क्या है? ऑक्सीजन। और ये क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अपने को बात समझ में आती है कि जो भी पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तत्व से मिलकर बना होता है। लेकिन यदि अपन बात करें, तत्व किससे मिलकर बना होता है? तत्व किससे मिलकर बना होता है? जैसे हाइड्रोजन की बात की मैंने, ये हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। ये तत्व किससे मिलकर बना होगा? तत्व मिलकर बने होते हैं परमाणु से। किससे मिलकर बना होते हैं? परमाणु से। तो वापस अपन कहानी को रिपीट करते हैं कि पदार्थ जो है, ठोस, द्रव, गैस, किसी भी अवस्था में रहें, उनका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है, देखिए अपन रासायनिक बंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र सभी अवस्थाओं में क्या होता है? समान होता है। सभी अवस्थाओं में समान होता है, तथा उनमें जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं, वो जिनसे मिलकर बना होता है, वो भी सभी अवस्थाओं में क्या रहते हैं? समान रहते हैं। अब हमने बात की, जैसे जल है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जा रहा है, 2 प्रकार के तत्व हो गए। अब ये तत्व किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यदि हम बात करें तत्व की, तो तत्व किससे मिलकर बने होते हैं? तत्व मिलकर बने होते हैं परमाणु से। जैसे अपन एक उदाहरण लेवें, हम एक उदाहरण लेवें कि तत्व का मैंने उदाहरण लिया हाइड्रोजन का। सबसे पहला परमाणु यही है। परमाणु क्रमांक किसका कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन तत्व है। अब हाइड्रोजन को यदि अपन एक ऐसे कण के रूप में बनाएं कि वो कण क्या हो? अविभाज्य हो। वो कण क्या हो? अविभाज्य। तो उसको क्या बोला जाता है? परमाणु बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन एक तत्व है। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि जैसे लोहे की बात करते हैं, लोहा होता है, लोहा भी एक क्या है? तत्व है। लोहा भी एक क्या है? तत्व है। लोहे को क्या बोला जाता है? आयरन बोला जाता है, ठीक है। इसका प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। क्या होता है? Fe, फेरस, ठीक है। समझ आई बात?
तो लोहे को इतना तोड़ा जाए कि हमें एक अविभाज्य कण प्राप्त हो, हमें एक अविभाज्य कण प्राप्त हो। उस अविभाज्य कण को क्या बोला जाता है? परमाणु बोला जाता है। ये बेसिक सी चीज हमें पता है। यदि इसको अपन तोड़े तो क्या होता है? परम प्लस अणु, परम प्लस अणु। तो परम प्लस अणु का मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा अणु जो होता है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो तत्व की हमने बात की। कोई भी तत्व जो है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। लेकिन यदि अपन परमाणु की बात करें तो परमाणु जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अब सर ये क्या बात होगी कि तत्व आपने बताया, कोई भी तत्व है, 118 तत्व है टोटल, उनमें 118 तत्व में आपने 2 का एग्जाम्पल लिया लोहे का। आपने बताया कि भाई अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है तो हम एक अविभाज्य कण प्राप्त कर रहे हैं, वो स्वतंत्र अवस्था में तो होना चाहिए। लेकिन बात ये होती है कि परमाणु का जो स्थायित्व होता है, किसी भी तत्व के जो परमाणु का स्थायित्व होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। परमाणु का स्थायित्व क्या होता है? बहुत कम होता है। यदि अपन बात करें सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य जो स्थितियाँ हैं अपनी, जैसे रूम टेम्परेचर है, अपना कमरे का तापमान है, सामान्य दाब है, सामान्य ताप है, तब सामान्य स्थितियों में किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है, जो अविभाज्य कण होता है, वो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे बात समझो, हमने बात की थी पदार्थ की। हमने किसकी बात की थी? सबसे पहले पदार्थ की। हमने बात की थी पदार्थ की। पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तत्व से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? तत्व से। एक भी तत्व हो सकता है, उसमें 2 भी तत्व हो सकते हैं। जैसे हमने बात की थी पदार्थ में H2O की, सिंपल H2O हमने लिया था। तो H2O में एक तो H तत्व था, हाइड्रोजन तत्व था, और एक ऑक्सीजन तत्व था। हमने बात की थी H2O की। तो H2O में 2 प्रकार के तत्व थे, एक हाइड्रोजन तत्व था, एक ऑक्सीजन तत्व था। ये जो तत्व हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। मैंने बताया कि तत्व को इतना तोड़ा जाए, किसी भी तत्व को इतना तोड़ा जाए कि उसका अविभाज्य कण प्राप्त हो, तो उस अविभाज्य कण को क्या बोला जाता है? परमाणु बोला जाता है। लेकिन यहाँ अपनी बात आती है कि सामान्य स्थिति में किसी भी परमाणु का स्थायित्व क्या होता है? बहुत कम होता है। किसी भी परमाणु का स्थायित्व क्या होता है? बहुत कम होता है। तो देखिए, जिस किसी भी चीज का स्थायित्व कम है तो वो स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है तो वहां पे वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता। तो मोटी मोटी बात हमारी समझ में आई कि पदार्थ तत्व से मिलकर बने होते हैं, तत्व परमाणु से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एक हमारे पास बात ये भी सामने आई कि सामान्य स्थिति में हम किसी भी तत्व के परमाणु को स्वतंत्र अवस्था में नहीं देख सकते। स्वतंत्र अवस्था मतलब कि वो केवल एक हमें दिखाई दे, इतना ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद आता है। इसमें क्या अपवाद आता है? आपने सुना होगा 10th क्लास में एक अक्रिय गैस नाम से टॉपिक था। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस को नोबल गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोबल गैस। ठीक है, अक्रिय गैस के जो परमाणु होते हैं, जैसे अक्रिय गैस में अपन उदाहरण लें, अक्रिय गैस का अपन उदाहरण लें, अक्रिय गैस का अपन उदाहरण लें, तो सबसे पहली अक्रिय गैस कौन सी है? सबसे पहली अक्रिय गैस है हीलियम। ठीक है, हीलियम का यहाँ पे यदि अपन परमाणु ये जो प्रतीक है वो देखें तो क्या होता है? He होता है। हीलियम के बाद अपन बात करें तो दूसरी कौन सी है? नियोन है। ठीक है, इसका क्या होता है? Ne होता है। ठीक है, तो ये जो अक्रिय गैसें हैं, इन अक्रिय गैसों के जो परमाणु हैं, इन अक्रिय गैसों के जो परमाणु हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इन अक्रिय गैसों के परमाणु जो हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इन अक्रिय गैसों के परमाणु जो हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, फिर से अपन रिपीट करते हैं। पदार्थ जो है, सिंपल पदार्थ है, वो तत्व से मिलकर बने होते हैं। उसमें एक तत्व भी हो सकता है और 2 तत्व भी हो सकता है। ठीक है, और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब तत्व किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। लेकिन हमारी बात समझ में आई कि जो अविभाज्य कण जो हैं, जो परमाणु जो हैं, ये परमाणु सामान्य स्थितियों में कभी भी उनका स्थायित्व क्या होता है? कम होता है।
सामान्य स्थितियों में वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, सामान्य स्थितियों में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं तो वो सभी तत्वों के लिए लागू होना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि अक्रिय गैस नाम का एक तत्व होते हैं, अक्रिय गैस तत्व होते हैं जिनको आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? 18वें वर्ग में। ठीक है, ये जो अक्रिय गैसें होती हैं, इन अक्रिय गैसों के जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ तो अलग अलग चीजें हो गई कि 118 तत्वों में से कुछ तत्वों के परमाणु तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जा रहे हैं और कुछ तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का जवाब अपन आगे देखते हैं। इस प्रश्न का जवाब अपन देखते हैं कि क्या कारण है कि सामान्य तत्व जो है, सामान्य तत्व हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन लिया। ठीक है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु मैंने बात कही कि केवल अक्रिय गैसों के परमाणु ही स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, अक्रिय गैसों के परमाणु ही स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु का स्थायित्व क्या होगा? कम होगा, जिसके कारण ये स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में नहीं पाया जाएगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं पाया जा सकता है, इसका कारण देखते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है 1। ठीक है, यदि इसके अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है उसकी पहले देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे कोई भी परमाणु है अपने पास, कोई भी परमाणु है, ठीक है, परमाणु का संरचना क्या होती है? परमाणु की संरचना में सबसे बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक की भी बात कर लेते हैं अपन। नाभिक क्या होता है? नाभिक एक धनावेशित कण होता है। नाभिक क्या होता है? पूरा का पूरा कण नहीं होता है। नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है। नाभिक क्या होता है? धनावेशित। धनावेशित किस कारण से होता है? नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और नाभिक में क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं। न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं और प्रोटॉन क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। तो टोटल इसका जो आवेश है वो क्या हो गया? धनावेशित। नाभिक का टोटल आवेश क्या हो गया? धनावेशित। नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, यानी कि इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। और प्रोटॉन क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। तो ये न्यूट्रॉन उदासीन है और ये धनावेशित है। तो टोटल इस पे आवेश कितना हो गया? कुल आवेश नाभिक पे धनावेशित होता है। जो नाभिक होता है वो किसी भी परमाणु के केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, खोज किसने की थी नाभिक की? रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा कण वाला जो प्रयोग है 10th क्लास में आपके आ रखा है कि अल्फा कण की बौछार की, 9th क्लास में भी आ रखा है। अल्फा कण की बौछार करने पे उसने पाया कि जो बीच वाला जो कण है वो 180 डिग्री पर क्या होता है? पुनः विक्षेपित हो जाता है। तो वहाँ से उन्होंने पता किया कि परमाणु के बीच में क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। तो नाभिक पाया जाता है और उसके चारों ओर क्या पाई जाती है? वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती है। इस तरह चारों ओर क्या पाई जाएगी? वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाएगी। अब ये जो कक्षाएं होती हैं इनको किस नाम से कहा जाता है? ये कक्षा होती है के कक्षा। ये जो दूसरी कक्षा मैंने बनाई ये होती है एल कक्षा। फिर ये जो कक्षा होती है वो होती है एम। फिर अगली जो कक्षा होती है उसको बोला जाता है एन कक्षा। क्या बोला जाता है? एन। के जो होता है उसको लिखा जाता है पहली कक्षा से, एल जो होता है उसको दूसरी कक्षा से, एम जो होती है वो तीसरी कक्षा, और एन जो है उसको लिखा जाता है चौथी कक्षा से। समझ आई बात? अब देखिए यहाँ पे, यहाँ अपन समझते हैं कि जो के कक्षा है, एल कक्षा है, एम और ये एन, ठीक है, इनके उपकोष भी होते हैं। इनके क्या होते हैं? उपकोष, जो कि इन कक्षाओं में पाए जाते हैं। के जो कक्षा है उसमें उपकोष केवल पाया जाता है एस, यानी कि पहली कक्षा हो गई। दूसरी जो कक्षा है एल कक्षा
कक्षा का मतलब ये जैसे परिक्रमा होती है ना, कक्षा, ठीक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, परिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, परिक्रमण कर रहे हैं। तीसरी कक्षा m है, चौथी कक्षा n है। तो L जो कक्षा है उसमें उपकोष, उप कक्षा कौन कौन सी पाई जाती है, एक तो S होती है और एक होती है P। फिर जो तीसरी कक्षा है उसमें कौन कौन से होते हैं, एक होता है S, एक होता है P और एक होता है D। फिर यदि चौथी कक्षा की बात करें तो उसमें S उपकोष भी होता है, P भी होता है, D भी होता है और F भी होता है। समझ आ गई चीज। अब यदि अपन बात करें उपकोष की, सर उपकोष क्या चीज होती है, तो उपकोष जैसे अपन बात करें S उपकोष है, ठीक है, एक है P, एक है D और एक है F। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये अधिकतम है ना, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 S में। P में कितने आ सकते हैं, 6। D में कितने आ सकते हैं, D में कितने आ सकते हैं, 10। और F में कितने आ सकते हैं, 14। समझ आ गई चीज। तो यहाँ अपन बात करें तो फिर से देखा जाए थोड़ी सी चीजें, तो कोई भी पदार्थ है वो तत्व से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, फिर से देखा जाए तो पदार्थ तत्व से, तत्व किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। तत्व किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। लेकिन हमने इसमें बात की कि परमाणु भी 2 तरीके से हो सकते हैं, एक तो हो सकता है स्वतंत्र और एक हो सकता है जो स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, स्वतंत्र नहीं। तो स्वतंत्र किस किस का हो सकता है, केवल अक्रिय गैस का। किसका, अक्रिय गैस का। अक्रिय गैस का मतलब क्या हो गया, अ यानी नहीं, क्रिय यानी क्रिया, यानी कि जो किसी से क्रिया नहीं करती है वो अक्रिय गैसों का परमाणु क्या होगा, स्वतंत्र होगा, ठीक है। आपने ये चीज सुन भी रखी होगी कि भीड़ से जो अलग होता है वो आदमी किसी से बात नहीं करेगा, है ना। तो ये भीड़ से अलग रहने वाला आदमी है, ठीक है, ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे, इसलिए ये क्या पाए जाएंगे, भीड़ से अलग पाए जाएंगे, यानी कि स्वतंत्र पाए जाएंगे। और स्वतंत्र नहीं, जो कि तत्व अपने पास नॉर्मल तत्व होते ही हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, लिथियम है, बेरिलियम है, इनके किसी के भी स्वतंत्र नहीं पाए जाते हैं, ये किसी न किसी अणु या यौगिक की फॉर्म में पाए जाते हैं, वो भी अपन बात करेंगे। परमाणु क्रमांक हमने देख लिया, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैंने बताया कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या होती है, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। वृत्ताकार कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। वृत्ताकार कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। हमने देखा कि पहली कक्षा कौन सी है, के कक्षा है। पहली कक्षा कौन सी है, के कक्षा, यानी कि पहली कक्षा, ठीक है। इस पहली कक्षा में उपकोष कौन सा पाया जाता है, S, ठीक है। अब S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। लेकिन हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही परमाणु क्रमांक होता है। यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कक्षा में जाएगा, पहली कक्षा में जाएगा। और पहली कक्षा के कौन से कोष में जाएगा, उपकोष में, S उपकोष में जाएगा। अब S उपकोष में जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका होता है कि पहली कक्षा में है, पहली कक्षा के कौन से उपकोष में, S में है, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाता है 1s1 हो जाता है। समझ आ गई बात, ठीक है। यानी कि पहली कक्षा का S उपकोष और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 हो गया। फिर अपन बात करते हैं जैसे कि हाइड्रोजन का हो गया अपने, जैसे एक बात कर लेते हैं अपन सोडियम की। किसकी बात करते हैं, सोडियम की। तो देखो बेटा, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है, 11। 11 होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो गए, 11 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11। बात समझ में आई। तो 11 इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखने का तरीका हमें आना चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखने का तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है, जैसे 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि एस उपकोष है, एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे? 1s2, लेकिन अपने को तो 11 करने हैं। तो दूसरी कक्षा का 2 कक्षक है, दूसरी में क्या क्या आ सकता है? एस भी आ सकता है और क्या आ सकता है? पी भी आ सकता है। तो एस में कितने भर देंगे? 2 भर देंगे, यानी कि दूसरी कक्षा का जो एस उपकोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर देखो दूसरी कक्षा में भी पी उपकोष है, पी उपकोष में टोटल कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी कक्षा का जो पी उपकोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। तो देखिए 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए वापस से रिपीट करते हैं, पहली कक्षा का एस उपकोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा का एस उपकोष है उसमें भी कितने आए? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरी कक्षा का पी उपकोष उसमें कितने आ गए? 6। अब हमें जाना होगा तीसरी कक्षा में। तो तीसरी कक्षा में सबसे पहले क्या आएगा? एस, उसके बाद आएगा पी और यहाँ पे कितना आएगा? डी। एस में कितने भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं, लेकिन हमारे को आवश्यकता कितने की है? 1 की। तो हम यहाँ पे कितना भरेंगे? 3s1। तो यहाँ पे गिना जाए तो ये क्या हो गया? पहली कक्षा, ये पूरी की पूरी क्या होगी? दूसरी कक्षा, और ये पूरी की पूरी होगी तीसरी कक्षा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 2 4 6 10 और 1 11। और कितने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने थे? 11 ही इलेक्ट्रॉन अपने वो दर्शाने थे। समझ आ गई बात? अब यदि अपन बात करें तो जैसे सोडियम का मैं यदि परमाणु बनाऊं, जैसे परमाणु को लिखूं तो ये Na, जैसे ये तो इसका नाभिक हो गया, ठीक है, इसको प्लस भी लिख सकते हैं अपन। फिर पहली वृत्ताकार कक्षा है, पहली वृत्ताकार कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मैं बिंदु रूप में क्या कर सकता हूँ? 2 इलेक्ट्रॉन बना सकता हूँ। दूसरी जो कक्षा है, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। फिर देखिए तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा जो बन रही है अपनी, तीसरी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसकी जो सबसे बाहरी कक्षा है, सोडियम की जो सबसे बाहरी कक्षा है, सोडियम की सबसे बाहरी कक्षा कौन सी है? तीसरी कक्षा है। सबसे बाहर तो यही है, क्योंकि ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा, ये तो क्या रहेगी? अंदर की तरफ रहेगी। ये तो अंदर की कक्षाएं हैं। बाहरी कक्षा कौन सी है? तीसरी कक्षा। यहाँ से भी पता कर सकते हैं भाई, यहाँ पे 1 आ गया, 2 2 2 के बाद क्या आया? 3, यानी कि तीसरी कक्षा क्या है? यहाँ पे सबसे बाहरी कक्षा है। तो देखिए यहाँ अपन एक परिभाषा पढ़ेंगे, संयोजकता। क्या पढ़ेंगे? संयोजकता। तो देखिए संयोजकता किसे कहते हैं? सबसे पहले तो अपन संयोजकता के बारे में पढ़ते हैं, फिर संयोजक इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो कि किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कोष में पाई जा रही है। जो सबसे बाहरी कक्षा है, बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ परिभाषा लिखता हूं मैं कि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और यदि अपन बात करें संयोजकता की, तो ये जो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, ये जो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या है, संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो यहां अपन आगे बात करें, एक और तत्व की अपन संयोजकता निकालते हैं, फिर अपन थोड़ा अणु के बारे में पढ़ेंगे। अणु का जो अणु क्यों बनता है परमाणु से, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, बताऊंगा अभी। देखिए
यदि अपन बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो क्या होता है, Cl होता है, ठीक है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो आप आवर्त सारणी में देख सकते हो। परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, आपको याद भी होना चाहिए, वो होता है 17, ठीक है। तो 17 इलेक्ट्रॉन इसके पूरी की पूरी कक्षाओं में पाए जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो 17 इलेक्ट्रॉनों को अपने को दर्शाने का तरीका भी आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि अपनी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरी कक्षा के S में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बना देता हूँ मैं। सबसे पहले तो क्या होगा 1s, फिर होगा 2s, फिर 2p, फिर क्या होगा 3s, फिर होगा 3p। इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। इसमें भी 2। p में कितने आ सकते हैं, 6। इसमें कितने आ सकते हैं, 2। और इसमें कितने आ सकते हैं, 6। 1s2 2s2, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 2p, p में कितना आ जाएगा 6। फिर 3s कितना आ जाएगा 2, फिर 3p। अब देखें यहाँ पे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर यहाँ कितने 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 और 8 कितने हो गए 10। अब 17 इलेक्ट्रॉन है तो हमें यहाँ पे तो 2 और हो गए, 2 8 10 और 2 12। हमें और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 17 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। यानी कि p में कितने भरेंगे अपन, 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। यानी कि हमने इलेक्ट्रॉनों को दर्शा दिया, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, ठीक है। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब यदि अपन परमाणु की स्ट्रक्चर बनाएं तो सबसे पहले तो बीचों बीच क्या आएगा, नाभिक आएगा। क्या आएगा, नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे पहले क्या आएगी, पहली कक्षा आएगी। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा दिए। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरी कक्षा में है 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए सबसे बाह्यतम कक्षा कौन सी है, बाह्यतम कक्षा है अपनी, बाह्यतम कक्षा है तीसरी कक्षा। कौन सी है, तीसरी। तीसरी कक्षा को किससे लिखते हैं, KLM से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, M से। तीसरी कक्षा बाहरी कक्षा है। और बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कहलाते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, देखिए ये तो अंदर वाली कक्षा हो गई पूरी। बाह्यतम कक्षा कौन सी है, ये वाली है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से भी पता कर सकते हैं। और जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है उसमें भी पता कर सकते हैं कि 2 तक तो अंदर वाली कक्षाएं होगी। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 जो इलेक्ट्रॉन ये हैं वो इस क्लोरीन के क्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। 7 इसके कौन से हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो नीचे लिख देंगे अपन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं। और आगे देखो मैंने क्या लिखा, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। वो क्या कहलाती है, संयोजकता। यानी कि क्लोरीन की जो संयोजकता है, क्लोरीन की जो संयोजकता है वो कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। अभी हमने सीखा है कि किस तरह किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, किस तरह किसी परमाणु के बाहरी कोश में संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का किस तरह रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, किस तरह उनकी संख्या परिकलित की जाती है। अब अपन थोड़ा सा बेसिक वापस पढ़ते हैं कि हमने देखा था कोई भी पदार्थ है वो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तत्व से मिलकर बना होता है, ठीक है। तत्व किससे मिलकर बना होगा, परमाणु से, ठीक है। अब देखिए यहाँ परमाणु, मैंने बोला कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है, परमाणु स्वतंत्र नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं, ठीक है। क्योंकि इसका जो स्थायित्व होता है, इसका जो स्थायित्व होता है, कोई भी स्थायित्व जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। स्थायित्व क्या होता है, कम। देखिए कोई भी चीज़ आप डेली लाइफ में भी देखते हो, दैनिक जीवन में भी अपन देखते हैं, जिस आदमी का स्थायित्व कम होगा
वो स्वतंत्र नहीं हो सकता, उसको खुद को सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो स्थायित्व कम कब होगा? स्थायित्व कम कब होगा? रसायन विज्ञान की भाषा में जब भी किसी निकाय का, ये क्या सिस्टम ही है, जब भी किसी निकाय की ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऊर्जा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो उसका स्थायित्व क्या होता है? कम होता है। ये चीज़ आप याद कर सकते हो कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसका स्थायित्व क्या होता है? कम होता है, क्योंकि उसका ऊर्जा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि परमाणु का जो समूह है वो स्थायी अवस्था में प्रकृति में पाया जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो परमाणु हैं वो एक दूसरे परमाणु के साथ जुड़ते हैं। परमाणु जो हैं वो एक दूसरे परमाणु के साथ जुड़ते हैं और जुड़ के ये क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु। और ये जो अणु हैं वो परमाणुओं का ऐसा समूह होता है, परमाणुओं का ऐसा समूह जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। देखिए, बात वापस रिपीट करते हैं अपन। परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका स्थायित्व कम होता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो परमाणु क्या करते हैं? खुद के स्थायित्व को ज़्यादा करने के लिए, ताकि वो स्वतंत्र हो सकें, परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ता है। और परमाणु दूसरे परमाणु के साथ कैसे जुड़ेगा? कोई रस्सी से तो जुड़ेगा नहीं, किसी हाथ पकड़ के तो जुड़ेगा नहीं। वो किस प्रकार जुड़ते हैं? वो जुड़ते हैं रासायनिक बंध द्वारा। किसके द्वारा जुड़ते हैं? रासायनिक बंध द्वारा। समझ आई बात? तो परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं, यानी कि जिस आकर्षण बल द्वारा जुड़ते हैं वो क्या कहलाता है? रासायनिक बंध कहलाता है, जो अपने चैप्टर की हेडिंग है। समझ आई बात? और रासायनिक बंध द्वारा परमाणु जुड़कर क्या किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। और ये जो अणु होता है वो परमाणु का ऐसा समूह होता है, परमाणुओं की ऐसा निकाय होता है जो कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। समझ आई बात? तो अपन रासायनिक बंध की ये बात करते हैं। देखिए, रासायनिक बंध की बात करते हैं। रासायनिक बंध क्या होता है? तो परमाणु आपस में जिस आकर्षण बल द्वारा जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं, अणु या फिर अपन कह सकते हैं यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण करते हैं, वो आकर्षण बल क्या कहलाता है? रासायनिक बंध कहलाता है। देखिए, समझिए, रासायनिक बंध क्या चीज़ है? जैसे हमने अभी बात की थी, सोडियम की बात की थी, मैंने सोडियम की बात की थी। एक सोडियम क्या है? परमाणु है। सोडियम क्या है? परमाणु। ठीक है, सोडियम परमाणु। और एक मैंने अभी बात की थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, क्लोरीन परमाणु की बात की थी, आपको पता होगा, क्लोरीन परमाणु। यदि सोडियम और क्लोरीन परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं पाए जाते हैं। ये मैंने बता दिया कि किसी भी तत्व का परमाणु है वो सामान्य स्थितियों में कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। तो कोई दो तत्वों के परमाणु या समान तत्व के परमाणु जिस आकर्षण बल
जिस आकर्षण बल द्वारा, यानी कि इनके बीच आकर्षण बल पाया जा रहा है, कि इन दो चीजों के बीच आकर्षण होगा तभी तो वो आपस में जुड़ेगी। जिस आकर्षण बल द्वारा क्या करते हैं, जुड़कर, आकर्षण बल द्वारा जुड़कर एक अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं। तो अणु या यौगिक क्या बनेगा, Na और Cl जुड़ रहा है तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ये किसका सूत्र है, सोडियम क्लोराइड का। किसका है, सोडियम क्लोराइड, जिसको आपने 10th क्लास में 5th चैप्टर में पढ़ा होगा। इसका सूत्र जो कि इसका साधारण नाम होता है वो क्या होता है, साधारण नमक। ठीक है, जो हम खाने के तौर पे यूज लेते हैं। समझ आई बात। परमाणु आपस में, ये एक सोडियम का परमाणु है, ये एक क्लोरीन का परमाणु है। परमाणु आपस में जिस आकर्षण बल द्वारा, परमाणु आपस में जिस आकर्षण बल द्वारा, ये आकर्षण बल है, जिस आकर्षण बल द्वारा जुड़ के अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं वो इसका क्या कहलाता है, रासायनिक बंध कहलाता है। ये जो आकर्षण है वो क्या कहलाता है, रासायनिक बंध कहलाता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब अपन बात करते हैं रासायनिक बंध के प्रकार की। जो रासायनिक बंध हमने पढ़ा है उस रासायनिक बंध की क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, रासायनिक बंध के प्रकार, रासायनिक बंध के प्रकार बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। रासायनिक बंध के प्रकार, रासायनिक बंध के प्रकार में दो बंध होते हैं। एक तो क्या हो सकता है, बहुत ही टाइटली हो सकता है, मतलब प्रबल बंध हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रबल बंध। ठीक है, मतलब जो परमाणु जुड़े हैं वो प्रबलता से जुड़े होंगे, बहुत मजबूती से जुड़े होंगे। एक जो बंध होता है वो होता है दुर्बल बंध, ढीले ढाले बंध हो सकते हैं जिनको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रबल बंध में भी अलग अलग प्रकार हैं। पर प्रबल बंध में सबसे प्रबल बंध होता है वो होता है आयनिक बंध। क्या होता है, आयनिक बंध। ठीक है, याद रखना है, अपन इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, बहुत ही वर्णन से पढ़ेंगे। आयनिक बंध के बाद आता है सहसंयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध जो होता है वो पार्टनरशिप बॉन्ड होता है। ठीक है, मतलब कि पार्टनरशिप होती है इलेक्ट्रॉनों की इनमें। ठीक है, सहसंयोजक बंध के बाद आता है, इसी का ही एक थोड़ा सब टॉपिक है, यानी कि उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध। ठीक है, उप सहसंयोजक बंध के बाद में आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे एक बंध, वो होगा धात्विक बंध। ठीक है, धात्विक बंध यानी कि धातुओं के बीच जो बंध पाया जाता है वो धात्विक बंध हो जाएगा। ठीक है, दुर्बल बंध में दो प्रकार के बंध होते हैं बेटा। दुर्बल बंध में दो प्रकार के बंध होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन बंध। ठीक है, हाइड्रोजन बंध जो कि अपन पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन चैप्टर में। और एक होता है वांडरवाल बंध। एक होता है वांडरवाल बंध। वांडरवाल बंध, एक क्या होता है, वांडरवाल बंध। तो रासायनिक बंध के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन। रासायनिक बंध के प्रकार में हमने देखा कि रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रबल बंध और एक होता है दुर्बल बंध। ठीक है, प्रबल बंध में एक होता है आयनिक बंध, एक होता है सहसंयोजक बंध, एक उप सहसंयोजक बंध और एक होता है धात्विक बंध। दुर्बल बंध जो कि क्या होते हैं, थोड़े दुर्बल होते हैं, जिनको आसानी से अपन तोड़ सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक तो हाइड्रोजन बंध और एक होता है वांडरवाल बंध। इजी था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये जो रासायनिक बंध है ये रासायनिक बंध बनता क्यों है। ठीक है, ये रासायनिक बंध जो है वो बनता क्यों है। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी का जो अध्याय 4 है रासायनिक बंध, उसको निकालना आप, और उसका जो रासायनिक बंध के जो पीछे वाले जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो लास्ट चैप्टर एंड पे आते हैं, उनमें फर्स्ट क्वेश्चन यही है। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि रासायनिक बंध के बनने की व्याख्या कीजिए। रासायनिक बंध के बनने की व्याख्या कीजिए। तो हमने ये तो देख लिया कि सर Na और Cl के बीच क्या पाया जा रहा है, एक आकर्षण बंध पाया जा रहा है, आकर्षण बल पाया जा रहा है। उसको आपने सर सिंपली क्या कह दिया, रासायनिक बंध कह दिया। आपने समझाया कि सर ये रासायनिक तत्व है और रासायनिक तत्वों के बीच जो आकर्षण बल पाया जाता है वो क्या हो गया, रासायनिक बंध। लेकिन ये रासायनिक बंध बनता क्यों है, वो ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए क्यों बनता है। सबसे पहला तो क्या है कारण इसका, कि जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम परमाणु जो होगा वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। सोडियम परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। लेकिन जब ये क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, जब ये क्लोरीन के साथ जुड़ेगा
तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको हिंदी में निकाय, ये जो निकाय है इसकी ऊर्जा जो है, इसकी जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने बताया था परमाणु जो है केवल परमाणु होगा, केवल परमाणु होगा, केवल परमाणु का स्थायित्व क्या होता है, स्थायित्व होता है कम, स्थायित्व क्या होता है, कम। और ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा। ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा। ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा। मतलब ऊर्जा ज़्यादा होने का मतलब कोई आदमी मान लो ज़्यादा ऊर्जावान है तो उसका स्थायित्व क्या है, कम है, वो थोड़े दिन के लिए ऊर्जा रख सकता है। लेकिन जब वो एक सोडियम परमाणु क्लोरीन परमाणु के साथ जुड़ता है तो एक क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। जैसे ये पूरा क्या बन गया, सिस्टम बन गया। ये जो सिस्टम बनता है उसके बाद ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऊर्जा कम होने से क्या होता है, स्थायित्व बढ़ जाता है। ऊर्जा कम होने से स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ आई बात। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ बेटा कि ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा जो होती है, ठीक है, वो एक बटा क्या होती है, स्थायित्व होती है। यानी कि स्थायित्व यदि आप बढ़ा रहे हो, स्थायित्व यदि आप बढ़ा रहे हो तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि स्थायित्व आप घटा रहे हो तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यही बात मैंने यहाँ समझाई है कि केवल परमाणु होगा तो स्थायित्व कम, स्थायित्व कम वो ऊर्जा का उल्टा होगा, वो ऊर्जा का उल्टा होगा। ऊर्जा का उल्टा होगा यानी कि ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्थायित्व कम यानी ऊर्जा ज़्यादा। ठीक है। अब यहाँ जब भी सिस्टम बनेगा Na और Cl आपस में जुड़ जाएगा तो इस निकाय की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऊर्जा कम होने से स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो पहला कारण हो गया। पहला कारण अपन कह सकते हैं कि केवल परमाणु जब पाया जाता है तो सर जी परमाणु पाए जाने पर उसका ऊर्जा ज़्यादा होती है जिसके कारण स्थायित्व कम होता है। लेकिन जब सोडियम परमाणु क्लोरीन परमाणु के साथ जुड़ जाएगा तो क्लोरीन परमाणु से जुड़ने पर उस पूरे के पूरे सिस्टम की ऊर्जा कम हो जाती है और ऊर्जा स्थायित्व का क्या होती है, उल्टा होती है, जिसके कारण स्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए सभी परमाणु किस रूप में पाए जाते हैं, अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। इसका एक और उदाहरण समझते हैं अपन। ठीक है, जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन की। ठीक है, तो हाइड्रोजन को आपने कभी इस तरह देखा ही नहीं होगा। ठीक है, आपने अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया करवाई होगी। ठीक है, सॉरी, ये जो धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया करवाई होगी 10th क्लास में। किस तरह करवाई बेटा आपने, HCl की अभिक्रिया आपने मेरे हिसाब से Na से करवाई है ना। तो आपको पता चला कि यहाँ पे NaCl बन गया था, है ना, NaCl बना। फिर यहाँ से H2 गैस क्या हुई, बाहर निकली। ठीक है, H2 गैस बाहर निकली। तो H2 गैस बाहर नहीं निकल के H गैस भी बाहर निकल सकती थी, लेकिन यही निकलती है, यह नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि इसका स्थायित्व क्या है, ज़्यादा है, इसका स्थायित्व क्या है, कम है। ये परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि केवल हाइड्रोजन जब पाया जाएगा तब उसकी ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा होगी ज़्यादा। ऊर्जा ज़्यादा होगी तो स्थायित्व क्या होगा, स्थायित्व जो होगा वो क्या होगा, कम। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन एक जुड़ गया, किसके द्वारा, रासायनिक बंध द्वारा। किसके द्वारा, रासायनिक बंध द्वारा। तो रासायनिक बंध से जुड़ते ही इस पूरे सिस्टम की जो ऊर्जा है वो क्या हो गई, कम, और स्थायित्व क्या हो गया, ज़्यादा। इसलिए हम क्या देखते हैं, हमेशा H2 गैस देखते हैं। क्या देखते हैं, H2 गैस। समझ आ गई जी। आगे अपन एक ग्राफ समझते हैं कि किस तरह ऊर्जा तथा दूरी के बीच ग्राफ बनता है। उस ग्राफ को आप समझिएगा, आसानी से ग्राफ को समझते हैं। देखिए ग्राफ किस किस के बीच बनता है। इस तरफ होती है ऊर्जा और इस तरफ होती है दूरी। ठीक है, तो दूरी किस किस के बीच है, जैसे यहाँ पे एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है, इन दोनों के बीच दूरी है। अभी ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ये थोड़े पास में है, बिल्कुल पास में है, अभी भी ये जुड़े नहीं है लेकिन ये पास में आ चुके हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे ये बिल्कुल आपस में क्या हो चुके हैं, आपस में जुड़ चुके हैं। आपस में जुड़ने से इनका कुछ भाग में क्या कर देता हूँ, अतिव्यापित कर देता हूँ, कॉमन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ऊर्जा जो होती है वो होती है बेटा किलो जूल प्रति मोल।
इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे, इनकी जो मात्रक है वो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जब इनके बीच दूरी ज़्यादा होती है, जब इनके बीच दूरी ज़्यादा होती है तब इनकी जो ऊर्जा है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। जैसे मैं एक ये पॉइंट बना लेता हूँ, इस पॉइंट पे ऊर्जा जैसे मान लो इतनी है, जब इसकी दूरी ज़्यादा है, मैंने यही बताया था, जब इनके बीच क्या होगा, यहाँ पे दूरी ज़्यादा है यानी कि ये स्वतंत्र रूप से पाए जा रहे हैं। ये यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र है, मतलब कि एक दूसरे से अलग अलग पाए जा रहे हैं। तो अलग जब होंगे तो इनकी ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी, ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही ये पास में आए तो इनकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी, ये कम होने लगी, ये कम होती होती ये जब ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ऊर्जा इनकी जो होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। ऊर्जा इनकी क्या हो जाएगी, न्यूनतम। तो ये इस तरह का ग्राफ अपना क्या होता है, फ्लोट करता है। ठीक है, आई बात समझ में। ये आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको ग्राफ, कि जब भी कोई परमाणु आपस में जुड़े हुए नहीं है तब इनकी ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है, ऊर्जा ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे ये पास में आते हैं इनकी ऊर्जा कम होती जाती है, क्योंकि पास में जब आएंगे तो ये क्या बनाएंगे, रासायनिक बंध बनाएंगे, और रासायनिक बंध बनाते ही इनकी ऊर्जा क्या होती है, सबसे न्यूनतम हो जाती है। ये ऊर्जा क्या हो गई, यहाँ पे न्यूनतम हो गई। बात समझ में आ रही है। चलो, एक यहाँ पे और यहाँ पे जो मैंने समझाया है उसका पूरा निष्कर्ष बताने के लिए एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, कि किस तरह अपन उस चीज़ को और आसानी से समझ सकते हैं, उसको आसानी से समझा जा सकता है। कि कभी भी रासायनिक बंध बनेगा, कभी भी रासायनिक बंध बनेगा, रासायनिक बंध बनने से, रासायनिक बंध का मतलब क्या है, आकर्षण है। आकर्षण जब होगा, आकर्षण होने से क्या होगी, ऊर्जा घटेगी, आकर्षण होने से ऊर्जा घटेगी, और ऊर्जा जब घटेगी तो स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ आई बात। परमाणु था, परमाणु 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 जुड़ा, परमाणु परमाणु जुड़ा तो क्या हुआ, रासायनिक बंध बना, रासायनिक बंध बना तो ऊर्जा क्या हो गई, घट गई, ऊर्जा क्या हो गई, घट गई, और ऊर्जा घटने से स्थायित्व क्या हो गया, बढ़ गया। इस प्रकार अपन अणु का क्या कह सकते हैं, कि अणु जो है वो परमाणुओं का ऐसा समूह होता है, अणु जो होता है वो परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जो कि क्या हो सकता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है, जो कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। उसका उदाहरण मैंने दे दिया, क्या क्या दिया मैंने उदाहरण आपको, एक तो मैंने दिया NaCl दिया, ठीक है, एक मैंने आपको H2 दिया, ठीक है, क्योंकि उनका स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिसका स्थायित्व ज़्यादा होगा वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। आगे अपन पढ़ते हैं कोसेल लुईस अवधारणा। यहाँ से अपना बेसिक कंप्लीट होता है थोड़ा। अब अपन कोसेल लुईस अवधारणा पढ़ते हैं। कोसेल लुईस अवधारणा। देखिए, कोसेल लुईस दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने किस प्रकार अपनी अवधारणा प्रस्तुत की वो समझते हैं। कोसेल और लुईस ने कहा कि भाई जैसे मान लो अपना कमरा है, आप जिस कमरे में बैठे हो भी वहाँ की अपन क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है। ये जैसे अपना कमरा है, उन्होंने कहा कि भाई कोई भी तत्व है, तत्व की कोई भी कक्षा है, वो भी एक कमरे की भांति अपन उसकी कल्पना कर सकते हैं। तत्व है, तत्व की कोई भी कक्षा है, उसकी अपन क्या कर सकते हैं, कमरे की भांति कल्पना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कि कमरे में 8 कोने होते हैं। कितने होते हैं, 8। जैसे एक ये हो गया, 1 2, ये वाला 3, ये 4, 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो इसी प्रकार किसी भी तत्व के परमाणु की जो कक्षा होती है, उस कक्षा में भी अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। जिस तरह एक कमरा होता है, आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें भी देख सकते हो कि उसमें कितने कोने हैं, 8 कोने हैं, ठीक है। तो 8 कोने हैं। उसी प्रकार कोई भी तत्व है, उसका जो परमाणु है उसकी कक्षा में भी अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि सोडियम जैसे है, सोडियम की हमने बात की, यानी कि कोसेल लुईस का कहना क्या था वो अपन समझते हैं।
कोसेलो लुईस की अवधारणा के अनुसार क्या था कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम किसी भी परमाणु की आयतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि उस परमाणु का स्थायित्व बढ़ सके। इसे क्या बोला जाता है? इसे अष्टक नियम भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? अष्टक नियम भी कहा जाता है। देखिए किस तरह 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे क्लोरीन की मैंने बात की थी आपको, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कहा था कि सबसे पहले क्या आएगा? 1s आएगा, उसके बाद 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर क्या आएगा? 3p आएगा। तो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं अपन, तो 1s2, फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, तो 2s2, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2p6, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3s2। अब देखिए 2 2 4 6 10 और 2 12 तो हो गए, हमें 17 करने हैं, तो 3p में कितने भरेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ताकि कितने हो जाए? 17 हो जाए। मैंने बताया था आपको कि किसी भी तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 7। और अभी अभी कोसेल लुईस अवधारणा के अनुसार हमने देखा कि किसी भी बाह्यतम कक्षा में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोई भी परमाणु अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए कितनी करना चाहता है? 8 करना चाहता है। यानी कि क्लोरीन को 7 से 8 होने के लिए क्या करना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना होगा, ताकि इसकी बाह्यतम कक्षा में जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से यदि ले लें तो 7 इलेक्ट्रॉन की जगह कितने हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और अभी जो मैंने बात की थी कमरे के जिस तरह 8 कोने होते हैं, यहाँ पे क्लोरीन के पास 8 कोनों में 7 कोने तो भरे हुए थे, 1 2 3 4 भरे हुए थे, 5 6 7, 8वां कोना भी उसका क्या हो जाएगा? भर जाएगा और उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 8वां जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा कहाँ से? वो आएगा किसी न किसी परमाणु से। वो परमाणु क्या हो सकता है? सोडियम हो सकता है, वो परमाणु और कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो सोडियम की बात करें कि भाई ये सोडियम इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा था कि भाई 11 नंबर पे आता है, तो 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा? 3s1। अब देखिए यहाँ पे इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है इसके और इसे यदि 8 करने हैं तो ये 7 इलेक्ट्रॉन या तो किसी से लेगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, या फिर ये क्या कर सकता है? इस वाले 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? त्याग कर दें, तो इसकी बाह्यतम कक्षा दूसरी कक्षा बन जाएगी। तो दूसरी कक्षा बनेगी तो इसके 2 और 6 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसका अष्टक पूर्ण हो गया। ठीक है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो देता है वो क्या हो जाता है? धनायन बन जाता है, Na+ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? क्लोरीन क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, और क्लोरीन ग्रहण करने के बाद क्या बन जाएगा? Cl- बन जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन Na ने दिया, इलेक्ट्रॉन जो Na ने त्याग किया, वो इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेता है? क्लोरीन कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना? Na+ बना और क्या हुआ? Cl- बना। Na+ और Cl- आपस में जुड़ के क्या करते हैं? NaCl का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, NaCl का निर्माण करते हैं। इस तरह यौगिक का निर्माण होता है। एक और एग्जांपल से, सिंपल एग्जांपल से अपन समझते हैं कि किस तरह जो कोसेल और लुईस की कोसेल और लुईस की अवधारणा को अपन आसानी से समझें। जैसे अपन बात करें HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
HCl, है ना, ठीक है। तो ये किस किस से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और किससे बना है? क्लोरीन से। किससे मिलकर बना है? क्लोरीन से। हाइड्रोजन का मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले ही सिखा दिया आपको, कैसे लिखते हैं? 1s1। क्लोरीन का कैसे लिखते हैं? अभी सिखाया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। देखो 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17 हो गए, ठीक है। अब यहाँ मैंने बताया कि इसके पास बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। ये करना कितने चाहता है? 8। तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से इसको लेना होगा ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे? 8 कर दे। और 8 ये क्यों करना चाहता है? तो वो मैंने बताया आपको कि कोसेल और लुईस का ये नियम है कि जिस प्रकार कमरे में 8 कोने होते हैं, उसी प्रकार किसी तत्व की जो बाह्यतम कक्षा होती है उसके भी यदि 8 कोने पूरे बढ़ जाएं तो उस तत्व का स्थायित्व पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या तो ये अपना स्थायित्व पूरा करें तो ये क्या बन जाए? 1s2 बन सकता है। क्या बन सकता है? 1s2, ठीक है। 1s2 बन सकता है क्योंकि 1s2 होते ही इसके अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूरे भर गए। भाई मैंने बताया था ना आपको कि 1s में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ जाएंगे। लेकिन ये क्या कहता है कि भाई मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूँ, 1 इलेक्ट्रॉन मैं किसी को दे दूँ, तो H क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है और क्या बनाता है? H+ बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है? Cl के पास जाएगा और Cl के पास जाके उसके 7 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है? 8 कर देता है। यानी कि जो H+ बना और यानी कि जो Cl- बना, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या करते हैं? HCl का निर्माण करते हैं। समझ आ गई चीज़? ये होता है अपने कोसेल लुईस अवधारणा का अष्टक, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं आगे लुईस बिंदु संरचना। लुईस बिंदु संरचना, ठीक है। कोसेल लुईस की अवधारणा समझ में आई? कोसेल लुईस के अनुसार क्या है कि कोई भी तत्व का परमाणु है वो अपना क्या करना चाहता है? अष्टक पूर्ण करना चाहता है। क्या करना चाहता है? अष्टक पूर्ण करना चाहता है। इसके लिए वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है और इसके लिए वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। समझ आ गई बात? जैसे क्लोरीन दोनों ही टाइम में हमने देखा ग्रहण कर रहा था, तो जो दान करता है, जो दानी होता है, वो तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। और जो ग्रहण करता है वो ग्रहण वाला क्या हो जाता है? माइनस बन जाता है। जैसे हमने Cl- देखा अभी, ठीक है। यहाँ हमने H+ देखा क्योंकि H दे रहा था, Na+ देखा क्योंकि यहाँ पे Na दे रहा था, वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। समझ आई चीज? अब आगे पढ़ते हैं अपन लुईस संरचना के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? लुईस संरचना, लुईस बिंदु संरचना। तो लुईस बिंदु संरचना के बारे में समझने के लिए आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक कितना है? 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s1। तो बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन है उनको बिंदु रूप में क्या कर दिया जाता है? दर्शा दिया जाता है। वो क्या कहलाती है? इसकी लुईस बिंदु संरचना कहलाती है, ठीक है। चलो, हाँ, यदि अपन बात करें, यदि हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p6 और क्या होता है? 3s1। ये इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो Na के ऊपर यहाँ पे तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे। ये इसकी क्या हो गई? लुईस बिंदु संरचना हो गई। तो जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसका आप तीसरा क्वेश्चन देखना, उसका आप जो चौथी एक्सरसाइज है उसका 4.3 क्वेश्चन देखना। उसमें आपको ये सोल्व करना है। 4.3 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और 4.2 भी सोल्व करना है क्योंकि उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये 2 आपका क्या होगा? होमवर्क होगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं 4.3 का, एक मैं बता देता हूं। इसमें बोल रखा है कि भाई सल्फर की आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, लुईस बिंदु संरचना बनाइए। सल्फर की लुईस बिंदु संरचना, सल्फर की लुईस बिंदु संरचना, सल्फर की लुईस बिंदु संरचना। तो सल्फर पहले तो आपको पता होना चाहिए बालकों कि ये 16 नंबर पे आता है। तो 16 पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2,
2p6 3s2, देखिए 2 2 4 6 10 2 12, फिर क्या आ जाएगा 3p4, क्योंकि मैंने बताया था देखो 1s 2s 2p 3s और फिर 3p, इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएंगे, इसमें 2 और इसमें कितने होंगे 6 होंगे, लेकिन हमें चाहिए कितने 2 2 4 6 10 और 2 12 तो हो गए, हमें 4 ही चाहिए बेटा, तो 2 12 और 4 क्या हो जाएगा 16। अब जो तीसरी कक्षा है, अब जो बाहरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, उसमें इलेक्ट्रॉन है कितने 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर पे अपन इलेक्ट्रॉन कितने दर्शा देंगे, बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा दर्शा दिया जाता है, और वही इसकी क्या होती है लुईस बिंदु संरचना होती है। आज अपन इतना ही रखते हैं, इसका रिव्यू।